आज ज़ारा और जोरावर का सुबह का व्यायाम जैन की भागीदारी के कारण बहुत अव्यवस्थित हो गया था। लिनेन और चाची जानकी, जो लिविंग रूम में थीं, जिम से उनकी हंसी और डांट सुन सकती थीं। लिनेन ने उनके साथ नज़र का आदान प्रदान किया और असहाय ढंग से मुस्कुराईं। जैन फैमिली के बड़े व्यवसाय के कारण जिम इतना बड़ा था कि उन तीनों को समाहित कर सके। जब वे पहली मंजिल पर लिविंग रूम में लौटे, जोरावर मलिक पहले ही जाग चुके थे। लिनेन ने अपने 3 ऊर्जावान बच्चों, खासकर सुंदर ज़ारा को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने अपने सामने कुर्सी खींची और ज़ारा से कहा, ज़ारा आओ और ब्रेकफास्ट करो। तुम दोनों इधर आओ। जब उन्होंने अपने वाक्य का दूसरा आधा हिस्सा कहा तो उन्होंने जोरावर और जैन पर हल्का सा ठोका, लेकिन उनकी आंखें अभी भी ज़ारा पर टिकी हुई थीं। जैन ने अपनी मां का खुल्लम खुल्ला भेदभाव देखकर असहाय महसूस किया। वह अपनी बहन के पीछे चले और उनके बगल में बैठ गए। वह खट्टे तरीके से कहे बिना नहीं रह सके, जैसा कि अपेक्षित था, जैन फैमिली में सबसे छोटे और पसंदीदा के रूप में मेरा स्थान हमेशा के लिए चला गया। इतने आत्मसंतुष्ट मत बनो। क्या तुमने खुद को ग्रुप का पालतू घोषित नहीं किया? तुम्हारे अलावा हमारे परिवार में किसने इसे स्वीकार किया है? जोरावर, जो उनके विपरीत बैठा था, ने दूध का एक गिलास उठाया और शांत ढंग से एक घूंट लिया। जैन ने उदासीनता से मुस्कुराया, अपने कंधे उचकाए और जोरावर के करीब चला गया। उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, दूसरे भाई, मुझे डांटने की जल्दी मत करो। क्या तुम नहीं बता सकते? माँ की आंखों में हम बस बेकार खरपतवार हैं, बहन जितनी कीमती नहीं हैं। तो चलो एक दूसरे को दुखी नहीं करते हैं। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अनुरोध करता हूँ और बाहरी दुनिया के खिलाफ एकजुट होकर काम करते हैं। जोरावर ने भावहीनता से अपने तीसरे भाई को देखा, जो खेल रहा था। जब उन्होंने अपना सिर लिनेन और ज़ारा को देखने के लिए घुमाया तो उन्होंने अपनी मां को अपनी छोटी बहन पर मुस्कुराते हुए देखा और उनकी मुस्कान पानी की तरह कोमल थी। तीनों भाइयों ने लिनेन के चेहरे पर ऐसा मातृत्व भाव शायद ही देखा हो। उनके सामने उनकी मां एक छोटी लड़की की तरह अधिक थी, जो नखरे करेगी और दूसरों को दोष देंगी। उन्होंने शायद ही उन्हें ऐसी एक दुलार भरी भावना दिखाई हो। जोरावर हंस पड़े और सिर हिलाया। उन्होंने सोचा कि उनका तीसरा भाई सही था। 3 भाइयों और उनकी बहन के प्रति उनकी मां के रवैया में काफ़ी अंतर था। उन्होंने असहाय ढंग से मुस्कुराया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव है, लेकिन बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने के बारे में भूल जाओ। आखिरकार एक समझदार व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार करता है। जोरावर मलिक मुख्य सीट पर बैठे थे, अपने फ़ोन पर दिन के शेड्यूल को देख रहे थे। उन्होंने जोरावर को ऊपर देखा और तारीफ की। यह अभी भी दूसरा भाई है जो स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता है और एक पैटर्न रखता है। जैसे ही जोरावर मलिक बोले, उन्होंने दूसरी ओर जैन को देखा। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और उसे समझाने की कोशिश की, हमारे परिवार में तुम्हारी माँ का स्थान पहला है, इसलिए तुम्हारी बहन को दूसरा होना है। इस नियम को जल्दी समझने में कोई बुराई नहीं है। ज़ारा शुरुआत में अपने 2 भाइयों को बड़ी रुचि के साथ एक दूसरे से बहस करते हुए देख रही थी, लेकिन जोरावर मलिक के शब्द सुनने के बाद वह असहाय ढंग से हंस पड़ीं। उन्होंने जोरावर मलिक को देखा और धीरे से कहा, पिताजी, तुम गलत हो। इस परिवार में माँ का अधिकार पहला है, लेकिन मेरे दिल में तुम दूसरे हो। लिनेन के लिए जोरावर मलिक के प्यार के साथ, वह लिनेन के साथ पहले स्थान के लिए नहीं लड़ेंगे। उनके दिल में वह यहाँ तक उम्मीद कर रहे थे कि पूरी दुनिया लिनेन को खुश करने के लिए एक साथ आएगी। लोग हमेशा कहते हैं कि बेटियां माता पिता की सबसे अंतरंग छोटी सूती जैकेट हैं। ये कहावत सही है। जोरावर मलिक जोर से हंस पड़े और प्यार से लिनेन को देखने के लिए मुड़े। हमारी कीमती बेटी बात करने में इतनी अच्छी है, मुझे ये पसंद है। लिनेन ने उन्हें कोमल आंखों से देखा और कहा, ये ठीक है अगर बच्चे मजाक कर रहे हैं, लेकिन तुम भी पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी आज एक नियमित बैठक नहीं है? ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी करो और जाओ, देर मत करो। जोरावर मलिक ने उन्हें दुलार से देखा और सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे पता है। आज शेयरधारकों की बैठक है, इसलिए तुम्हें साथ आना चाहिए। मुझे बताओ, तुम्हें कंपनी गए कितना समय हो गया है? मैं क्यों जाऊं? आज इतना गीला है, क्या मेरे लिए घर पर एक सुंदरता नींद लेना अच्छा नहीं होगा? लिनेन ने गर्व से कहा, जैसे उन्होंने अपना सिर हल्का सा उठाया। लिनेन को लगा कि कंपनी से सेवानिवृत्त होना और एक पूर्णकालिक गृहिणी बनना बुद्धिमान था। आखिरकार उन्हें कंपनी के व्यवसाय के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। जोरावर मलिक के आसपास होने पर उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि जोरावर मलिक लिनेन से चिपके रहना चाहते थे। जब उन्होंने लिनेन ने जो कहा वह सुना तो उन्होंने तुरंत एक दयनीय अभिव्यक्ति डाली। मीन एना कॉर्पोरेशन। लिनेन ने अनमनापन से ऑफिस छोड़ते हुए जोरावर मलिक को असहाय ढंग से देखा। उन्होंने एक हल्की सांस ली और जोरावर मलिक के ऑफिस को देखा। उन्हें ऑफिस आए हुए काफ़ी समय हो गया था। क्या इन 2 हरी पौधों को पानी नहीं दिया गया? पत्तियां पीली क्यों हैं? लिनेन ने ग्लास विंडो के बगल में पौधों को देखा और पूछा।
ज़ारा रिसेप्शन एरिया में सोफ़ा पर बैठी थीं, गर्म पानी का एक गिलास चाय पी रही थीं। उन्होंने लिन एन पर मुस्कुराया। शायद यह इसलिए है क्योंकि तुम नहीं आई, माँ, इसलिए पिताजी को उनकी देखभाल करने का समय नहीं मिला। बकवास, तुम्हारे पिता के पास इतने सारे सहायक हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उनमें से किसी को पौधों को पानी देना याद नहीं रहा? लिन एन ने पलटकर जवाब दिया। ज़ारा चुपचाप अपनी माँ को देखा, जिनकी ज़बान कठोर लेकिन दिल नर्म था। वह हंस पड़ी और कुछ नहीं कहा। ज़ोरावर मलिक के जीवन के पिछले कुछ दशकों में लिन एन ने उन्हें हर समय हेरफेर करती रही लगती थीं। दूसरों की नज़रों में वह एक पत्नी दुलारने वाला पागल थे और हमेशा अपनी पत्नी के आज्ञाकारी थे। हालांकि केवल वे ही वास्तविक स्थिति को जानते थे। ज़ोरावर मलिक लिन एन से गहराई से प्यार करते थे और लिन एन भी। लिन एन के लिए ज़ोरावर मलिक को अस्वीकार करना भी मुश्किल था। उनके और ज़ोरावर मलिक के बीच हर चीज़ की अपनी कमज़ोरी थी। चूंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे, वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लिन एन ज़ारा की चिढ़ाने वाली नज़र को सह नहीं सकी लगती थी और उन्हें धीरे से फटकार लगाई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता के साथ क्या करना है, इसलिए मुझे उनके पीछे चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम बस मुझे एक शो देखने की तरह देख रही हो, इसलिए जल्दी से वह नज़र हटाओ। ज़ारा हंस पड़ी, अपनी आंखें झपकाईं और शरारती ढंग से कहा, मुझे पता है कि माँ को पिताजी ने ज़बरदस्ती यहाँ खींचा। यह इसलिए नहीं है कि वह नर्म दिल हैं या पिताजी को नहीं देख सकती। तुम छोटे बदमाश, तुम अभी भी मुझे छेड़ रही हो। लिन एन हंस पड़ी। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उन्हें ऑफिस के दरवाजे पर एक दस्तक ने बाधित कर दिया। ज़ारा और लिन एन ने एक साथ दरवाजे को देखा। लिन एन ने धीरे से कहा, कौन है? कृपया अंदर आओ। अरे, क्या चीफ जैन यहाँ नहीं है? मोहित, जिसे मैक्स ने धकेला था, रूम में लोगों को देखकर अभी अभी आया लगा और संदेह में पूछा। उन्होंने लिन एन को हल्का सा सिर हिलाया और अभिवादन किया, मिसेज मलिक, चौथी मिस। लिन एन ने एक मुस्कान के साथ समझाया, वह शायद अब बड़ी कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग में हैं। क्या प्रेसिडेंट मोहित को कुछ ज़रूरी करना है? अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं उन्हें कॉल करूंगी। चूंकि सीईओ जैन व्यस्त हैं, मैं यहाँ उनका इंतजार करूंगा। उन्हें परेशान मत करो, यह कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, इसलिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मोहित ने लिन एन को देखा और एक कोमल आवाज़ में समझाया। ये सुनकर लिन एन मुस्कुराई और सिर हिलाया। वह खड़ी हो गई और कहा, तो मैं बाहर जाऊंगी और सहायक से प्रेसिडेंट मोहित के लिए एक चाय का कप बनाने के लिए कहूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मोहित ने लिन एन से सम्मानपूर्वक कहा और स्वाभाविक रूप से जगह छोड़ दी। मोहित ने लिन एन को ऑफिस से बाहर जाते हुए आंख के कोने से देखा। वह ज़ारा को देखने के लिए मुड़े और धीरे से कहा, चौथी मिस आज कंपनी क्यों आई? मैं अपनी माँ को यहाँ ले आए। ज़ारा ने मोहित पर नज़र डाली और एक शांत आवाज़ में समझाया। मोहित ने ज़ारा के चेहरे को देखा, जो अचानक ठंडा हो गया था, और उन्होंने भ्रम में अपनी भौहें सिकोड़ीं। जब उन्होंने दरवाज़ा धकेलकर अंदर आए, तो ये छोटी लड़की अभी भी अपनी माँ के साथ बात कर रही थी और हंस रही थी। लिन एन के जाने के बाद वह उनके प्रति इतनी ठंडी क्यों थी? तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे देखकर खुश नहीं लगती। मोहित ने अपने हाथ पर अपनी ठुड्डी सहारा दी और एक कोमल आवाज़ में पूछा। ज़ारा की शांत अभिव्यक्ति देखकर मोहित हंस पड़े। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें नाखुश करने के लिए कुछ किया है ना? जब तुम मुझे देखती हो तो तुम क्यों नहीं मुस्कुरा रही हो? मैं नहीं मुस्कुराई, इसलिए नहीं कि मैं नाखुश हूँ। प्रेसिडेंट मोहित, तुम बहुत संवेदनशील हो। ज़ारा की आंखें टेबल पर चीज़ों पर टिकी हुई थीं जैसे उन्होंने भावहीनता से कहा। मोहित ने एक गहरी नज़र के साथ ज़ारा को देखा। जब से वे उनके आंगन में अलग हुए थे, ज़ारा जानबूझकर या अन्यथा उन्हें टाल रही थीं। तब से उन दोनों ने कम स्वाभाविक और आसान होना शुरू कर दिया था। जब वे बोलते थे तो एक अवधि के लिए असहजता होती थी। भले ही वे एक ही कमरे में होते थे, ज़ारा ठंडी दिखेंगी और उनके शब्द छोटे करेंगी, ठीक वैसे ही जैसे वह भी कर रही थीं। मोहित का अंतर्ज्ञान गलत नहीं था। ज़ारा वास्तव में थोड़ी नाखुश थीं। जहाँ तक कारण की बात है, शायद वह भी निश्चित नहीं थीं। मोहित ने ज़ारा को लंबे समय तक देखा इससे पहले कि उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने सिद्धार्थ से सुना कि उन्होंने तुम्हें कल अस्पताल में देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने तुम्हें नाखुश कर दिया। क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो? मुझे अब बुरा नहीं लगता। क्या डॉक्टर सिद्धार्थ ने तुम्हें नहीं बताया? ज़ारा ने मोहित के शब्दों को बाधित किया और उदासीनता से बोली। ज़ारा उन दोनों के बीच अजीब माहौल महसूस कर सकती थीं। उन्होंने त्योरी चढ़ाई और इस दृश्य से भागना चाहा। हालांकि मोहित के अचानक पास आने से वह जम गईं। जैसे ही ज़ारा बोल रही थीं, मोहित पहले ही उनके करीब आ चुके थे। जब वह मुड़ी और मोहित के करीब आने को देखा तो वह पहले ही उनके सामने थे। उन्होंने यहाँ तक कि अपना पतला और सुगठित हाथ फैलाया और धीरे से ज़ारा की ठुड्डी दबाए। दूरी बहुत करीब थी और उनकी सांस पहले ही ज़ारा के चेहरे पर महसूस की जा सकती थी। ज़ारा एक पल के लिए दंग रह गईं।
उन्होंने अपने कान के पास एक आवाज़ चमकते हुए महसूस किया, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पकड़ पाती, मोहित रुक गए। ज़ारा ने सहज रूप से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? मोहित ने अपनी सुंदर भौहें सिकुड़ी और अप्रसन्नता से कहा, मैं तुमसे इतनी करीब से बात कर रहा हूँ और तुम अभी भी विचलित हो। ज़ारा की हैरान अभिव्यक्ति देखकर मोहित की पकड़ कस गई। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे उन्होंने ठंडी आवाज़ में ज़ारा को अपने शब्द दोहराए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे अभी पूछ रहा था, तुम खुद को एक शाही की तरह क्यों सशस्त्र कर रही हो ताकि कोई तुम्हारे करीब ना आ सके? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो तुम मुझसे क्यों बच रही हो? इस पल ज़ारा मोहित की आंखों में भ्रम और चिंता देख सकती थी, और इससे भी अधिक एक गहरा और ईमानदार स्नेह था। ज़ारा का दिल अचानक घबरा गया और उन्होंने सहज रूप से मोहित का हाथ दूर धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया। उनकी घबराहट में उनके पास अपनी ताकत को रोकने का समय नहीं था। खाली ऑफिस में एक जोरदार धमाका गूंजने के बाद वह दंग थीं। मोहित के हाथ की पीठ तुरंत लाल हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया। उन्होंने केवल त्योरी चढ़ाई और भ्रम में ज़ारा को देखा। ज़ारा के माफ़ी के शब्द उनके गले में फंस गए थे। उन्होंने ठंडे ढंग से कहा, बस बात करो, मेरे इतने करीब मत आओ। मोहित का दिल अचानक दर्द से धड़क उठा जैसे उन्होंने इस हालत में ज़ारा को देखा। उनका पिंडली अनियंत्रित रूप से ऐंठन करते हुए बिना कारण के फड़कना और कांपना शुरू हो गया। मोहित का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्होंने एक हाथ से अपनी कांपती हुई पिंडली पकड़ी और दूसरे हाथ से व्हीलचेयर को घुमाया, अपनी पीठ और सिर का पिछला हिस्सा ज़ारा को सौंपा, जो दंग थी। भले ही मोहित ने कार्यों की यह श्रृंखला बहुत तेजी से पूरी की, वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। ज़ारा उनका दर्द भरा और पीला सुंदर चेहरा और उनकी आंखों में हल्का शर्मिंदा और क्षमाप्रार्थी भाव देख सकती थीं। उन्होंने दांत पीसे और दर्द सहा, लेकिन यह अभी भी उनके होठों के किनारों से रिसा। उनका हाथ जो उनकी पिंडली को पकड़ रहा था, पहले ही कांपना शुरू कर चुका था। ज़ारा ने मोहित की हटी फिर भी नाजुक पीठ को देखा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाती, उनका हाथ पहले ही मोहित के कंधे पर पड़ चुका था। उन्होंने अपनी आवाज़ सुनी, तुम्हारी पुरानी चोट फिर से उभर गई है। क्या तुम अपनी दवा लाए हो? मोहित का माथा दर्द से ठंडे पसीने से ढका हुआ था। ये सुनकर वह उन्हें धीरे से सांत्वना देना नहीं भूले, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनका स्वर अचानक कम हो गया। माफ़ी, जो एक गुस्से वाली आवाज़ जैसी लगती थी, वह आखिरकार उनके गले से बाहर निकली। ज़ारा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अचानक मोहित के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने उनके लंबे पैरों को ढकने वाले पतले कंबल को उठाया और उनकी फड़कती हुई पिंडली को दबाने के लिए पहुंची। ज़ारा के हाथों ने बल लगाया जैसे उन्होंने कुशलता और जोर से मोहित की मालिश की। मोहित ज़ारा के कार्यों से हैरान लगते थे, जैसे उन्होंने अविश्वास में उन्हें देखा। वह ज़ारा का हाथ दूर धकेलना और उन्हें अपने पैरों को छूने की अनुमति नहीं देना चाहते थे। यह उनके जीवन में एकमात्र काला धब्बा और कमजोरी थी। वह नहीं चाहते थे कि ज़ारा उन्हें ऐसी दयनीय स्थिति में देखे। लेकिन ज़ारा के शब्दों ने उन्हें रोक दिया। हिलो मत, इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ज़ारा ने एक अकाट्य स्वर में कहा। उनकी आंखें चिंता से भरी थीं, जिसे उन्होंने नोटिस नहीं किया। मोहित ने ज़ारा को देखा और उनके पतले खून रहित होंठ अचानक एक सुंदर चाप में घुमावदार हो गए। उन्होंने मुस्कुराया और कहा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे दर्द से मरने नहीं दे सकती? इस तरह तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चुप रहो। ज़ारा ने अपनी आंखें उठाईं और व्यंग्य करते हुए उन्हें घूरा। ज़ारा द्वारा इस तरह के ठंडे और निर्दयी तरीके से आलोचित होने के बाद भी मोहित के होठों पर घुमाव नहीं गिरा। अगर बाहरी लोग इस दृश्य को देखते तो उनका मुंह सदमे से खुला रह जाता। वह मोहित थे, वह पूरे मो कॉर्पोरेशन में सत्ता में एकमात्र व्यक्ति थे। अब जब उन्हें ऐसे एक अशिष्ट स्वर में डांटा जा रहा था, वह अभी भी खुशी से मुस्कुरा सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उनका शरीर चुरा लिया हो? उन कुछ मिनटों में जब ज़ारा मोहित की मालिश कर रही थी, उनका दिमाग जंगली ढंग से दौड़ रहा था। उन्हें लगा कि मोहित एक बहुत अजीब व्यक्ति थे। वह उन्हें ऐसी एक शर्मनाक स्थिति में देखने से इतना डरते थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें देखा और उनकी मदद करने के लिए निर्धारित थी, तो उन्होंने अचानक बहुत ईमानदारी से उनकी मदद स्वीकार करना शुरू कर दिया। क्या यह अजीब नहीं था? अजीब होने के मामले में ज़ारा खुद भी कोई बेहतर नहीं थी, लेकिन वह इसकी तह तक नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें एक एहसास था कि यह वह जवाब नहीं होगा जिसे वह जानना चाहती थी। मोहित एक अजीब और अस्थिर बुरा आदमी था। ज़ारा ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन उनके हाथ कभी नहीं रुके। तुम्हारी मालिश तकनीक बहुत अलग है। ऐंठन और दर्द से राहत दिलाने में यह इतनी प्रभावी है। क्या तुमने ये खुद सीखा है? क्या किसी और ने तुम्हें ये सिखाया है? तुम इतनी शक्तिशाली कैसे हो? मोहित ने अपने सामने उकड़ू बैठी लड़की को देखा और धीरे से कहा। उनका चेहरा थोड़ा गुलाबी था और उनकी सुंदर फीनिक्स आंखें चमकीली हो गई थीं। ज़ारा ने आह भरी और कहा, तुम सीखना चाहते हो? पहले ट्यूशन फीस भरें, फिर मुझे मास्टर बुलाओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगी।
ज़ारा का मूल इरादा मोहित को चुप कराना और उन्हें परेशान करना बंद कराना था, लेकिन मोहित कौन थे? वह इतनी जल्दी ज़ारा को अपना रास्ता कैसे चलने दे सकते थे? मोहित ने ज़ारा को देखा और अचानक शैतानी ढंग से हंस पड़े। ज़ारा को एक बुरा एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से बाधित किया, अच्छा, मैंने पहले ही तुम्हें सिखा दिया है, इसलिए और कुछ मत कहना। मोहित ने ज़ारा को देखा और हंस पड़े। उनकी आवाज़ उनके ठोस सीने में गूंज उठी। यह इतना संगीत वाला था कि इसमें एक अस्पष्ट मंत्रमुग्ध करने वाली भावना थी। मैंने तुम्हें अभी तक मास्टर नहीं बुलाया है। तुमने इसे क्यों स्वीकार किया? मैं बस लोगों की मदद करने में खुश हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती? ज़ारा ने अपनी आवाज़ उठाई और ज़ोर से पलटकर जवाब दिया। जब लिनन और मोहित ताज़ा बनी हाथ से पीसे गई कॉफ़ी के साथ ऑफिस लौटे तो वे ठीक इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचे। मो फैमिली के प्रमुख मोहित, जो हमेशा एक उच्च स्थिति में थे, अपने सामने उकड़ू बैठी लड़की द्वारा उपहास किया जा रहा था। हालांकि उनकी आंखें एक दुलार भरी मुस्कान से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस लड़की के अनियंत्रित और अशिष्ट व्यवहार को एक मुस्कान के साथ स्वीकार करेंगे। एक नज़र में मोहित जानते थे कि उनके युवा मालिक के पैर की चोट अस्थायी रूप से फिर से उभर गई थी। वह घबराहट में कुछ कदम आगे चले और पूछा, युवा मालिक, क्या आपके पैर की चोट फिर से उभर गई? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं? लिनन भी मोहित के साथ रूम में आईं। उन्होंने ज़ारा को देखा, जो अभी भी ज़मीन पर उकड़ूं बैठी मोहित की पिंडली दबा रही थी, और त्योरी चढ़ाए। ज़ारा और मोहित की वर्तमान स्थिति थोड़ी बहुत अंतरंग थी। उन्होंने कभी नहीं जाना था कि उनका रिश्ता इतना करीब था। मोहित पर सिर हिलाया और ज़ारा की कलाई पकड़ने के लिए झुके। उन्होंने उन पर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं पहले से ही बहुत बेहतर हूँ। धन्यवाद। ये सुनकर ज़ारा ने अपना हाथ वापस ले लिया और खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी दुखती हुई कलाई को मला, मोहित पर एक नज़र डाली और फिर अपनी माँ को देखा। अचानक उन्हें लगा कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। मोहित ज़ारा की चिंताओं को कैसे नहीं समझ सकते थे। उन्होंने शांत लिनन को देखा और स्पष्टीकरण देने की पहल की, अभी अभी चौथी मिस मेरे पैर पर पुरानी चोट की मालिश कर रही थीं। यह इतनी अचानक हुआ और मुझे बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें नहीं डराया, मिसेज मलिक। ओह नहीं, यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। मैं हल्की हैरान थी जब मुझे नहीं पता था कि ज़ारा में मालिश करने का ऐसा कौशल है। लिनन ने एक मुस्कान के साथ कहा। ज़ारा मुस्कुराई और समझाया, मैंने स्कूल में एक शिक्षक से कुछ चालें सीखी थीं। यह महान है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, प्रेसिडेंट मोहित। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे लिए एक महान मदद रही हो। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तुम्हें एक बड़ी दावत दूंगा। मोहित ने सिर हिलाने का ढोंग किया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। मोहित ज़ारा की चिंताओं को कैसे नहीं समझ सकते थे। ज़ारा जैन फैमिली को अपनी अत्यधिक जटिल पहचान और जबड़े गिराने वाली क्षमताओं के बारे में नहीं बताना चाहती थीं। चूंकि मोहित ने गलती से उनका रहस्य खोज लिया था, उन्हें स्वाभाविक रूप से इसे गुप्त रखना पड़ा। इसके अलावा मोहित ने ज़ारा से वादा किया था कि वह उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। उनके लिए कवर करना कुछ नहीं था। उनमें से कुछ लोग एक साथ बैठे और थोड़ी देर बातचीत की। चूंकि मोहित की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने मीटिंग से जोरावर मलिक के लौटने का इंतजार नहीं किया। उन्हें जोरावर मलिक को देने के लिए जानकारी लिनन को सौंपनी पड़ी। लिनन ने मोहित के पीले चेहरे को देखा और सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें वापस जाना और आराम करना चाहिए। मैं यह उन्हें दूंगी तो मुझे मिसेज मलिक को परेशान करना पड़ेगा। मैं पहले वापस जाऊंगा, मोहित ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। मोहित का चेहरा तनाव में था जैसे ही उन्होंने चिंता से मोहित को देखा। वह जानता था कि अगर युवा मालिक घर जाकर अपनी दवा नहीं लेंगे तो वह इसे और नहीं ले पाएंगे। इस बार मोहित के पैर की चोट की पुनरावृत्ति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। ऐसा लगा कि उन्हें आज रात आत्मा भक्षण बयूरों की नीलामी में जाना होगा। मोहित अपने दिल में इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था और उनका पूरा व्यक्ति शांत हो गया। इस पल मोहित का दिल पूरी तरह से ज़ारा पर केंद्रित था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से मोहित की असामान्यता को नोटिस नहीं किया। इससे पहले कि मोहित चले जाते, वह ज़ारा को याद दिलाना नहीं भूले, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। क्या? ज़ारा भ्रमित थीं। तुमने मेरे लिए पेस्ट्री बनाने का वादा किया था, क्या तुम भूल गई हो? मोहित ने अपने पीछे लिनन की नज़र नोटिस नहीं की लगती थी। वह केवल ज़ारा से अपने लाभ को वापस लेने पर केंद्रित थे। अपनी माँ की नज़र पहले ही उन पर शिफ्ट हो चुकी थी। ज़ारा ने नफरत से मोहित को घूरा। वह मुड़ी और एक धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पता है, जल्दी करो और जाओ। ज़ारा को नहीं पता था कि मोहित ये जानबूझकर कर रहे थे या नहीं। ये पुरुष हमेशा उनके परिवार के सामने उनके साथ एक बहुत अंतरंग रिश्ता बनाना पसंद करता था। ज़ारा की राय में इस विशेष रिमाइंडर का एक अत्यधिक अशुद्ध उद्देश्य था। ज़ारा के जवाब सुनने के बाद मोहित ने संतुष्टि में सिर हिलाया।
उन्होंने एक पल के लिए सोचा, फिर लिन को देखा और जोड़ा, ओह, मैंने अभी तक युवा मास्टर जोरावर को धन्यवाद नहीं दिया। उन्हें लानवी सदस्यता कार्ड देने के लिए धन्यवाद। यह एक बहुत विचारशील उपहार है और मुझे ये बहुत पसंद है। धन्यवाद। लिन दंग थी, उनकी आंखें चौड़ी थी जैसे उन्होंने मोहित को देखा। मोहित हल्का सा मुस्कुराए और मोहित को जोरावर मलिक के ऑफिस से बाहर धकेलने की अनुमति दी। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि उनके विनम्र धन्यवाद ने ज़ारा को कितनी परेशानी दी थी। उन दोनों के जाने के बाद लिन ने ज़ारा को देखने के लिए मुड़ी, उनकी भौहें भ्रम में सिकुड़ी थीं। मोहित का क्या मतलब है? क्या उनके पास भी एक लानवी सदस्यता कार्ड है? और यह उन्हें तुम्हारे बड़े भाई ने दिया था। यह क्या बकवास है? वह और तुम्हारे बड़े भाई कब मिले? तुम्हारे पिता और मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था? क्या ये बहुत अजीब नहीं है? ज़ारा को उम्मीद नहीं थी कि मोहित इस बात को इतनी अचानक लाएंगे। वह चीज़ों को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए एक स्पष्टीकरण सोचने की कोशिश करते हुए दंग थीं। उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया था कि उनके बड़े भाई और मोहित करीब नहीं थे और सवाल से थोड़ी फंस गईं। और भी, तुमने माँ को क्यों नहीं बताया कि तुम लोगों की मालिश करके उनकी बीमारियों का इलाज कर सकती हो? मेरा मतलब तुम्हें पूछताछ करना नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कई अद्भुत चीज़ें हैं। तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स और अब तुम्हारी मालिश। तुम्हारे पास और क्या है जिसके बारे में हमें नहीं पता? लिन ने ज़ारा को देखा और एक कठोर स्वर में कहा। ज़ारा ने अपनी माँ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और खुद को समझाने वाली थी जब दरवाजे पर एक अचानक दस्तक ने उन्हें बाधित कर दिया। मैडम, प्रेसिडेंट जैन तुमसे मिलना चाहेंगे। शेयरधारकों की कुछ पत्नियां तुमसे मिलना चाहेंगी। जोरावर मलिक के सहायक ने दरवाजे पर सम्मानपूर्वक कहा। लिन ने सहायक को सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, मुझे मिल गया। मैं वहाँ हूँगी। सहायक ने हल्का सा झुकाव किया और जाने के लिए मुड़ा। लिन ने ज़ारा को गहराई से देखा। उनकी आंखों में कोई दोष या नाखुशी नहीं थी। जैसा कि जैन ने पिछली बार कहा था, ज़ारा बच सकती थी। उन्हें खुश होना चाहिए। उन्हें नहीं समझ आया कि उनकी बेटी को इन चीज़ों को उनसे क्यों छिपाना पड़ा। लिन अपनी बेटी के बारे में दूसरों से जानना नहीं चाहती थीं। वे एक वास्तविक परिवार थे। मैं पहले जाकर स्थिति को देखूंगी। हम बाद में एक अच्छी बातचीत करेंगे, ठीक है? लिन ने धीरे से कहा जैसे उन्होंने ज़ारा के बालों को सहलाया। ज़ारा ने चुपचाप लिन की पीठ को देखा जैसे ही वह चली गईं। ईमानदारी से अपनी माँ से बोले तो वह नहीं जानती थी कि उन्हें इस आपदा से बचने के लिए खुश होना चाहिए या इस अवसर को खो देने का पछतावा करना चाहिए। वास्तव में ज़ारा को अपने परिवार द्वारा अपना रहस्य खोज लिए जाने का डर नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसे उनसे छिपाना है। उन्होंने आशा की कि अगर वह कर सकती हैं तो उन्हें अपने पिछले जीवन के खून के बदले को नहीं सहना पड़ेगा। वह अपने परिवार के साथ एक शांत, ईमानदार और खुशहाल जीवन भी जीना चाहती थीं। हालांकि पुनर्जन्म की अवधारणा बहुत बेतुकी थी। वह उनसे विज्ञान और वास्तविकता को त्यागने और उन पर विश्वास करने के लिए कैसे कह सकती थीं? जब से उनका पुनर्जन्म हुआ है, वह बहुत सारी चीज़ों से गुजरी थीं। सभी प्रकार के परीक्षणों और संकटों के बाद वह आखिरकार ज़ारा बनी, जो रहस्यों से भरी थीं और अनगिनत पहचानों और कौशल रखती थीं। अगर वह बदला चाहती थीं, तो उन्हें इस सब से गुजरना पड़ा। हालांकि अपने परिवार के साथ ईमानदार होने के लिए एक धीरे धीरे प्रक्रिया की आवश्यकता थी। ज़ारा ने यह भी विश्वास किया कि जैन फैमिली उन्हें हमेशा प्यार करेगा। यही वजह थी कि वह इतनी निडर थी। ये सोच समझने के बाद ज़ारा की घबराहट धीरे धीरे गायब हो गई। वह सोफा पर वापस बैठ गईं और एक गहरी सांस ली। वह सोच रही थी कि बाद में अपनी माँ को कैसे समझाएं, क्या कहा जा सकता है और क्या बाद में कहा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह ये समझ पाती, उनका फ़ोन बजा। ज़ारा ने फ़ोन लिया और देखा कि कौन कॉल कर रहा था। वह खुशी से हैरान थीं। वरिष्ठ, उत्कृष्ट स्वभाव के साथ लंबे और पतले अर्नव मीन कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रवेश द्वार से ज़्यादा दूर नहीं खड़े थे। वह एक फ़ोन पकड़े हुए थे और अपनी प्यारी जूनियर से बात कर रहे थे। उनकी कोमल आवाज़ गहरी और मधुर थी, एक प्रथम श्रेणी की दवा की तरह जो एक मनुष्य की पुरानी बीमारी का इलाज कर सकती थी। मैं तुम्हारे पिताजी की कंपनी के नीचे हूँ। जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने के लिए ले जाऊँगा, अर्नव ने धीरे से कहा। इस पल दुनिया की सीमित संस्करण रोल्स रॉयस सुपर लग्जरी कार उनके पास से गुजर रही थी। मोहित का चेहरा पीला था जैसे वह अपनी पुरानी चोट के पुनरावर्तन के दर्द को सह रहे थे। मोहित ने उन्हें एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ देखा। खिड़की के पास से गुजरते हुए अर्नव ने एक सेकंड के लिए उनका ध्यान आकर्षित किया। अर्नव एक ताज़ा, परिष्कृत हरी संत पोशाक पहने हुए थे और वह एक दबंग और श्रेष्ठ आभा निकाल रहे थे। राहगीर बता सकते थे कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह एक ऊंचे पर्वत से उतरे हुए एक निर्वासित अमर की तरह थे। मोहित की दबी हुई कराह ने मैक्स को होश में वापस लाया। एक उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, युवा मालिक, कृपया थोड़ा और सब्र रखें। हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे।
जो मालिश तकनीक उन्होंने मुझ पर अभी इस्तेमाल की वह दर्द और ऐंठन से राहत दिलाने में बहुत प्रभावी है। मालिश करने वालों को कल घर लाओ और उन्हें उनसे सीखने दो। भले ही यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, ये कुछ नहीं से बेहतर है। मोहित ने अपने माथे को सहारा देने के लिए अपना बायां हाथ इस्तेमाल किया, हल्का सा अपने पीले चेहरे को ढक लिया ताकि दूसरे उनका दर्दनाक और शर्मिंदा भाव नहीं देख सकें। उन्होंने केवल एक कमज़ोर आवाज़ में बात की। मोहित का दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे 100 भूत उसे नोच रहे थे और उन्होंने इच्छा की कि वह अपने युवा मालिक की जगह दर्द और यातना सह सकें। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और एक धीमी आवाज़ में कहा, हाँ। मोहित के अंधेरे दिल में उन्होंने पहले ही आज रात आत्मा भक्षण बयूरों की नीलामी के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें युवा मालिक की यातना को कम करने का एक तरीका ढूंढना होगा। मोहित और बाकी मो फैमिली को कोई अंदाजा नहीं था कि ऋषि घाटी चिकित्सा के 2 शिष्य, जिनकी वह तलाश कर रहे थे, एच सिटी में दिखाई दिए थे। जहां तक मोहित की दादी ने अपने पोते मोहित का इलाज करने के लिए भीख मांगी थी, अजूर पोशाक वाली औषधालय महिला, वह इस पूरे समय अपनी पहचान छिपा रही थीं और मोहित के आसपास घूम रही थीं। हालांकि सभी ज़ारा के शानदार छिपाव कौशल से अंधे हो गए थे। मीनेना कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के नीचे अर्नव ने अपनी छोटी जूनियर बहन की आकृति को कोमलता से देखा, जो उनकी ओर दौड़कर आ रही थी। जब सुंदर लड़की उनके सामने थी, अर्नव के होंठों पर मुस्कान गहरी हो गई। मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा अर्नव। क्यों? क्या तुम लंबी हो गई हो? तुम अधिक सुंदर भी हो गई हो। ज़ारा ने अर्नव को देखने के लिए अपना सिर हल्का सा उठाया और धीरे से कहा, इतने शिष्ट मत बनो। ये केवल 2 वाक्य हैं जिनसे तुमने मेरी तारीफ की है। यश हंस पड़े और ज़ारा के छोटे चेहरे को दबाया। उन्होंने एक मुस्कान के साथ उन्हें डांटा, बदबूदार लड़की। ज़ारा शरारती ढंग से हंस पड़ी। उन्होंने फिर यश के पहनावे को साइज आंका किया और अपनी नाजुक भौहें सिकुड़ी। उन्होंने भ्रमित होने का ढोंग किया और पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या तुम संत घाटी चिकित्सा से उड़कर बाहर आए हो? यश दंग थे। उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ आया कि ज़ारा का क्या मतलब था। क्या तुम एक निर्वासित अमर की तरह पहने हो? क्या तुम उड़कर बाहर आए एक अमर नहीं हो? ज़ारा ने यश को एक नज़र दी, उन्हें अपने पीछे चलने का संकेत दिया। उन्होंने ये कहना नहीं भूला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शहर के आर्थिक और व्यापार केंद्र की ऑफिस बिल्डिंग में तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति का दिखाई देना थोड़ा अजीब है? वरिष्ठ भाई, तुम बहुत अचानक हो। यश उनके पास पहुंचे। उन्होंने रास्ते में गुजरने वाले लोगों द्वारा उन्हें दी गई अजीब नज़र याद की और आखिरकार समझ गए। तो ऐसा है, मैं सोच रहा था कि सभी मुझे इस तरह क्यों देख रहे थे। ज़ारा मुड़ी और उन्हें देखा। उनकी चमकीली आंखों में कुछ शब्द लिखे थे, वरिष्ठ भाई, तुम्हारी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी है। यश मुस्कुराए और उदासीनता से समझाया, जब मैं घाटी में था तो मैं इसका आदी हो गया, इसलिए बाहर आने पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यश की मोटी और भारी अंतर्निहित अर्थ से निर्णय लेते हुए वह एक ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जो दूसरों के सोचने की परवाह करेंगे। दूसरे प्रबंधित हों या नहीं, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं लगता था। ज़ारा ने आज रात आत्मा भक्षण बयूरों की नीलामी के बारे में सोचा और महसूस किया कि उनके वरिष्ठ भाई को बदलना आवश्यक था। अपनी पहचान को बेहतर तरीके से छिपाने के लिए वह केवल अनमनापन से अपने वरिष्ठ भाई को उनके साथ सहयोग करने के लिए कह सकती थी। इसके अलावा जज की मुख्य फैशन डिज़ाइनर और फैशन उद्योग में एक जानी मानी कार्यकर्ता के रूप में ज़ारा ने सिर हिलाया और आह भरी जब उन्होंने अपने वरिष्ठ भाई की उत्कृष्ट आकृति को एक साधारण दाववादी पोशाक में लिपटा हुआ देखा। ये भगवान के उपहार की बर्बादी थी। किसी भी तरह उनके मास्टर इस बार आसपास नहीं थे और केवल वह और उनके वरिष्ठ भाई आत्मा भक्षण बयूरों की सच्चाई की जांच करने जा रहे थे। क्या उन्हें अपने वरिष्ठ भाई को, जो लंबे समय से दुनिया में प्रवेश नहीं किया था, इस रंगीन दुनिया का अनुभव करने के लिए नहीं लाना पड़ेगा? जब ज़ारा ने अपने वरिष्ठ भाई को देखा, जिसने हमेशा उन्हें दुलार किया था, तो वह अपने दिल में शरारत को और नहीं दबा सकी। उनके दिमाग में शैतान विचार फिर से जीवंत होने लगे। आधे घंटे बाद लिनैन, जो जोरावर मलिक और जोरावर के साथ ऑफिस लौटी थी, पहली थी जिन्होंने एहसास किया कि ज़ारा लापता थी। वह मुड़ने और अपने सहायक से पूछने वाली थी, लेकिन उनके सहायक ने ज़ारा की ओर से समझाया, मैडम, चौथी मिस ने कहा कि उनका एक दोस्त है जो आज एच सिटी आया है और उन्हें बाहर जाकर कुछ मज़ा लेना चाहती हैं। वह आज रात थोड़ी देर से वापस आ सकती हैं। तुम मीटिंग रूम में थी इसलिए चौथी मिस तुम्हें कॉल नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें उनका संदेश भेजने के लिए कहा। ये सुनकर लिनैन ने हल्की त्योरी चढ़ाई। उन्होंने अपना फ़ोन बाहर निकाला और ज़ारा का एक संदेश देखा। सामग्री वैसी ही थी जैसा सहायक ने कहा था। उन्होंने तब राहत की सांस ली और फैसला किया कि वह आज रात इसके बारे में सोचेंगी। जोरावर ने सहायक के शब्द सुने और पूछा, मेरी बहन के किस तरह के दोस्त हैं? क्या तुम्हें नाम पता है? क्या यह एक पुरुष है या एक महिला? सहायक मुस्कुराया और कहा, मुझे उस बारे में नहीं पता। चौथी युवा मिस ने इसका उल्लेख नहीं किया। जोरावर एक सावधान व्यक्ति थे और महसूस किया कि यह असामान्य था। क्या उनकी बहन के एच सिटी में कोई दोस्त थे जिनके बारे में वह नहीं जानते थे?
और वह इतनी रहस्यमय हो रही हैं। जोरावर मलिक ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उन्होंने अपनी त्योरी चढ़ाती पत्नी को देखा और धीरे से सांत्वना दी, ठीक है, त्योरी चढ़ाना बंद करो। बस ज़ारा को बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने दो। वह पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ फंस गई है। वह ऊबकर मर गई होगी। तुम्हें युवा लोगों को खुद से खेलने देना चाहिए। ज़ारा एक असंवेदनशील बच्ची नहीं है। वह जानती है कि वह क्या कर रही है। लिनेन ने अपना सिर उठाया और उन्हें देखा, थोड़ी परेशान थीं। क्या मेरा स्वर अभी बहुत कठोर था और मेरी बेबी ज़ारा ने सोचा कि मैं उनसे गुस्सा हूँ? क्या वह मुझसे बचने की कोशिश कर रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़ारा ऐसी नहीं है। जोरावर मलिक दंग थे। जोरावर के साथ एक नज़र का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने भ्रम में पूछा, तुम्हारे और ज़ारा के बीच क्या हुआ? झगड़ा। भले ही जोरावर मलिक ने यह सवाल पूछा, उन्हें विश्वास नहीं था कि ज़ारा लिनेन के साथ झगड़ा करेंगी। लिनेन ने सिर हिलाया और सोफा पर वापस बैठ गईं। ये कैसे संभव है? अभी जब मोहित तुम्हारे ऑफिस दस्तावेज पहुंचाने आए तो उनके पैर पर पुरानी चोट अचानक फिर से उभर गई और यह गंभीर लगी। तुम लोगों को नहीं पता। तब ज़ारा ने अपनी कुशल और अद्वितीय मालिश तकनीकों का उपयोग करके मोहित के दर्द को रोक दिया। इसे देखते हुए ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक दिन में मास्टर किया जा सकता था। अरे, ज़ारा ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्या उसमें ऐसी क्षमताएं हैं? लिनेन ने परेशानी में त्योरी चढ़ाई और कहा। जोरावर ने ध्यान से सुना और एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि उसने कहा, तो माँ, तुम बस परेशान हो कि बहन ने तुम्हें अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं बताया, है ना? लिनेन ने इस पर कुछ गंभीर विचार किया। ऐसा लगता था ज़ारा में ऐसी अद्वितीय कौशल थे और वह खुश से अधिक थीं। वह उन पर क्यों गुस्सा होंगी? मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को भी ऐसा महसूस होता है या नहीं, लेकिन ज़ारा बहुत परिपक्व और रहस्यमय है। वह एक टीवी सीरीज़ की एक ठोस महिला लीड की तरह है। लिनेन ने जोड़ा। खत्म होने के बाद उन्होंने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। जोरावर मलिक ने लिनेन पर मुस्कुराया और प्यार से कहा, मुझे लगता है कि तुम बस ज़ारा के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो। क्या यह अच्छी बात नहीं थी कि वह इतनी सक्षम थी? एक माँ के रूप में तुम क्यों चिंतित हो? तुम पूरे दिन क्या सोचती हो? क्या तुमने हाल ही में बहुत सारे टीवी शो देखे हैं? लिनेन ने उन्हें घूरने का ढोंग किया और पलटकर जवाब दिया, मुझे वह एहसास था। इसके अलावा मेरे कुछ टीवी शो देखने में क्या गलत है? हाल के एक ड्रामा में एक लोकप्रिय पुरुष लीड है और वह युवा होने पर तुम्हारे जैसा दिखता है। वह बहुत सुंदर है। जोरावर मलिक ने लिनेन को असहाय ढंग से देखा और पूछा, क्या मैं केवल युवा होने पर सुंदर था? मैं अब सुंदर नहीं हूँ। लिनेन हंस पड़ी और अपने हाथों में उनका चेहरा पकड़ा, अपने बचकाने पति को धीरे से फुसलाया। लिनेन और जोरावर मलिक बहुत खुले विचारों वाले माता पिता थे, जो उनके 3 उत्कृष्ट बेटों को पालने के तरीके से स्पष्ट था। इसलिए उन्होंने ज़ारा की देखभाल और प्यार में अधिक निवेश किया। अतीत में उन्होंने 3 जोरावर भाइयों को मुक्त छोड़ दिया था। जोरावर दंग था। उन्होंने भ्रम में अपने माता पिता को देखा। क्या वे एक सेकंड पहले अपनी बहन के बारे में बात नहीं कर रहे थे? बातचीत का विषय एक पल में कैसे बदल गया? जोरावर को अपने माता पिता द्वारा डॉग फूड खिलाए जाने के बाद थोड़ा असहज महसूस हुआ। जज एक फैशन ब्रांड था जिसमें न केवल महिलाओं के कपड़े बल्कि वयस्क पुरुषों के कपड़े भी शामिल थे। ज़ारा अपने वरिष्ठ को जज के पुरुष खंड में ले गईं, जहां पुरुषों के सूट और कैजुअल कपड़े थे। उन्होंने जल्दी से यश के लिए कपड़ों के 2 सेट ढूंढे और उन्हें फिटिंग रूम में जाने के लिए आग्रह किया। यश ने असहाय ढंग से कपड़े लिए और अंदर चलकर गए। उन्होंने मुड़कर अपनी छोटी जूनियर सिस्टर से कहना नहीं भूला, तुम्हें भी जाकर चुनना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो मैं उसे तुम्हारे लिए खरीदूंगा। ज़ारा मुस्कुराई और उन्हें हाथ हिलाया, उन्हें अंदर जाने और कपड़े आजमाने के लिए आग्रह किया। ज़ारा जज को अपना घर मानती थी, तो उन्हें वरिष्ठ यश को उनके लिए भुगतान करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ज़ारा यश के कपड़े आजमाने का इंतजार करते हुए खाली नहीं थीं। वह हाल ही में बहुत व्यस्त थीं और उन्होंने कुछ समय से अपने डिज़ाइन ड्राफ्ट नहीं सौंपे थे। जज का डिज़ाइन स्टूडियो चिंता से पागल होने के कगार पर था। ज़ारा का फैशन दर्शन जज के लिए एक पैसा कमाने वाला हथियार था। अगर वह ऐसा ही जारी रखती तो इस सीज़न के लिए जज का नया संग्रह खत्म हो जाता। वह लक्ष्यहीनता से चारों ओर घूम रही थी और शॉप असिस्टेंट उनके पीछे ऐसी दूरी पर चल रही थी जो न तो बहुत दूर थी और न ही बहुत करीब। यह अन्य जगहों के विपरीत था, जहां वह ग्राहकों से चिपकने और जल्दी में उन्हें चीज़ें सिफारिश करने का इंतजार नहीं कर सकती थीं। ज़ारा की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने बड़ी डिस्प्ले विंडो में सूट देखा। सेल्स असिस्टेंट एक शानदार व्यक्ति थी। ये देखकर कि ज़ारा रुचि रखती थी, वह तुरंत आगे बढ़ी और समझाया, जज के सबसे अनुभवी डिज़ाइनर ने यह सेट शरद ऋतु के लिए डिज़ाइन किया है। यह एक मजबूत आभा और अनुभव वाले पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त है। ये तुम्हारे दोस्त के लिए उपयुक्त नहीं है। ज़ारा ने हल्का सा सिर हिलाया। उन्हें इस सेल्स असिस्टेंट की ईमानदारी और सच्चाई पसंद आई।
जब उन्होंने ये पोशाक देखी तो पहला व्यक्ति जिसके बारे में उन्होंने सोचा वह वरिष्ठ यश नहीं बल्कि मोहित थे। मोहित की आभा शक्तिशाली थी और सूट की भारी आभा का समर्थन करती थी। ज़ारा की अनुभवी और सटीक आंखें एक नज़र में बता सकती थीं कि सूट का साइज मोहित के लिए बिल्कुल सही था। मोहित का चेहरा ज़ारा के दिमाग में चमका। थोड़ी देर बाद वह अचानक होश में वापस आईं। ज़ारा को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वह अचानक मोहित के बारे में क्यों सोचेंगी? वह यहाँ तक कि उनके लिए कुछ खरीदना भी चाहती थीं। वह लगभग मोहित को ये पहनते हुए देख सकती थीं। लेकिन क्यों? उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मोहित के प्यार में पड़ गई थीं? ज़ारा ने हिंसक रूप से अपना सिर हिलाया, इस भयानक विचार को खत्म करने की कोशिश की। वह मोहित को कैसे पसंद कर सकती थीं? यह असंभव था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ारा ने अपने दिल में इस सब का खंडन किया। मिस, तुम्हें क्या हुआ है? सेल्स असिस्टेंट ने पूछा। मैं ठीक हूँ। ज़ारा अपने होश में वापस आई और मुस्कुराईं। जब यश फिटिंग रूम से बाहर आए तो वह पूरी तरह से अलग लग रहे थे। उत्कृष्ट ढंग से तैयार किया गया और सुंदर रंग का सूट उनकी तारीफ कर रहा था। सेल्सवुमन ने यश को आश्चर्य में देखा। बहुत कम ग्राहक स्टोर में प्रवेश करते ही तुरंत एक सूट ढूंढ पाते थे जो उनके अनुकूल हो। ज़ारा में ऐसा करने का कौशल और क्षमता थी। एक नज़र में वह बता सकती थी कि किस तरह का सूट यश के स्वभाव को फिट करेगा। ये सेट आपके लिए उपयुक्त है, सर। आपकी दोस्त का स्वाद अच्छा है। सेल्स असिस्टेंट ने ईमानदारी से उनकी प्रशंसा की। यश ने ज़ारा को देखा जो मुस्कुराई और उन्हें सिर हिलाया, एक ठीक है इशारा करते हुए। यश मुस्कुराए और अपने बगल के सेल्स असिस्टेंट से कहा, बिल, उस कैजुअल पोशाक के साथ। ये पहली बार था जब सेल्स असिस्टेंट एक ग्राहक से मिली थी जिसने इतनी जल्दी बिल का भुगतान किया, इसलिए वह और भी अधिक दिल खोलकर हंसी। जब वे जज के ऑफिस से चले, आकाश पहले ही काले बादलों से ढका हुआ था और यह अंधेरा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से बारिश होगी। ज़ारा यश को देखने के लिए मुड़ी। चलो खाने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और चर्चा करते हैं कि हमें आज रात के लिए अपनी योजना कैसे पूरी करनी चाहिए। यश ने असुविधा से अपनी टाई ढीली की और सहमति में सिर हिलाया। ज़रूर, मैं वही करूँगा जो तुम कहती हो। शांत शरद हवा सड़कों और गलियों से गुजरी, कई गिरे हुए पत्तों को लुढ़का रही थी। काले बादल आकाश पर छाए हुए थे। आज रात अशांति का एक और दिन होना तय था। ये शाम के 7 o'clock थे और बूंदाबांदी हो रही थी। हालांकि एच सिटी में बेचैन विला के बाहर ये यातायात और लोगों से भरा हुआ था। ज़ारा यश की बाँह पकड़े हुए थीं, एक सुंदर नाजुक मास्क पहने हुए थीं। हालांकि आत्मा भक्षण ब्यूरो इसे सतह पर नीलामी बुलाता था, वास्तव में ये सिर्फ एक काली दवा लेन देन था। कुछ ऐसा जो टेबल पर नहीं दिखाया जा सकता था। बेशक ज़ारा और यश ही एकमात्र 2 लोग नहीं थे जो मास्क पहने हुए थे। सीटिंग एरिया में प्रवेश करने वाले सभी को एक मास्क पहनना पड़ा। ज़ारा और यश सभी की नज़र के तहत शान से चलकर आए। वे एक जोड़े की तरह लगते थे। पुरुष की एक पतली और सुंदर आकृति थी जबकि महिला की एक सुडौल आकृति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी पीठ को देखकर ही बता सकता था कि वह एक उत्कृष्ट महिला थीं। स्थल में अन्य लोगों ने जब उन्हें देखा तो उन सभी को लगा कि वे आंखों को भा रहे हैं। ज़ारा ने बाएं किनारे पर अंदरूनी सीट को देखा और यश से कहा, चलो वहां बैठते हैं। ज़ारा को नहीं पता था कि उन्होंने जो कहा था उसके कारण मोहित, जो उनके बगल में खड़े थे, ने उन्हें पहचान लिया था। मोहित ज़ारा और यश को देखने के लिए मुड़े। वह थोड़े हैरान थे और उनकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैन फैमिली की चौथी बेटी यहाँ होगी और एक पुरुष के साथ जिसे वह नहीं जानते थे। मोहित ने ज़ारा और पुरुष का पीछा किया। उनके सीट लेने के बाद उन्होंने उनके पीछे एक सीट चुनी। जब उन्होंने देखा कि ज़ारा इस पुरुष के इतनी करीब थी तो उन्हें अचानक अपने युवा मास्टर के लिए एक अलार्म बजता हुआ महसूस हुआ। हे मेरे गॉड, क्या युवा मास्टर का प्यार का प्रतिद्वंद्वी दिखाई दिया? लेकिन युवा मास्टर अभी यहाँ नहीं थे। उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें युवा मास्टर को आमंत्रित करना चाहिए? ये गलत था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब नीलामी में भाग लेना और देखना था कि संत घाटी चिकित्सा या कोई दवा जिसके मोहित को उनकी पुरानी चोट से ठीक होने में मदद कर सकती थी के बारे में कोई खबर थी या नहीं। विचार मोहित के दिमाग में आगे और पीछे चमके। अंत में उन्होंने अभी भी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेचैन दिल को दबाया और चुपचाप नीलामी शुरू होने का इंतजार किया। ज़ारा यश के बगल में शांत ढंग से बैठी और समय समय पर स्थल से गुजरते लोगों को देखा। उन्होंने कुछ परिचित आकृतियां देखीं। ज़ारा यश के कंधे पर हल्की सी झुकी और धीरे से कहा, वरिष्ठ भाई, 4 o'clock और 7 o'clock की दिशाओं को देखो। वे सभी हमारे फार्मास्यूटिकल उद्योग में पुराने परिचित हैं। यश ने देखा और देखा कि वह कौन थे। उन्होंने ठंडे ढंग से कहा, ये लोग जो हमेशा बात करते हैं और चिल्लाते हैं, वे हमेशा हमारे संत घाटी चिकित्सा का पीछा करते हैं। पालन करने का ढोंग करने, लेकिन गुप्त रूप से इसके खिलाफ जाने का ये कार्य आंखें खोलने वाला है।
आत्मा भक्षण ब्यूरो इतना साहसी है। वे ऐसी तंग स्थिति में अपने माल को बेचने के लिए एक बाजार खोलने की हिम्मत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे पीछे हटेंगे। वरिष्ठ भाई, जब तुम वापस जाओ तो मास्टर को इन लोगों से अधिक सावधान रहने की याद दिलाना। ज़ारा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और एक खतरनाक स्वर में कहा। यश ने सिर हिलाया। बेशक, वह जानते थे कि क्या करना है। आज यहाँ आने का उनका और उनकी जूनियर सिस्टर का मुख्य कारणों में से एक ये पता लगाना था कि आत्मा भक्षण ब्यूरो के पीछे कौन था। वे जानना चाहते थे कि कौन था जिसने संत घाटी चिकित्सा के अधिकार को इतनी खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत की। जो लोग दवा बनाने की दुनिया और संत घाटी चिकित्सा के नियमों को अनदेखा करने या तोड़ने की हिम्मत करते थे, वे मरने के योग्य थे। ज़ारा को नहीं पता था कि उनके पीछे मोहित ने उनके और उनके वरिष्ठ भाई के बीच की शांत बातचीत देख ली थी। मोहित हैरान थे और अपने युवा मालिक के लिए दुखी, क्योंकि उनके परिप्रेक्ष्य से वह ज़ारा को पुरुष के कान में फुसफुसाते हुए देख सकते थे। वे दोनों बहुत अंतरंग लगते थे। मोहित ने त्योरी चढ़ाई और ज़ारा की पीठ को घूरते रहे जैसे वह अपने युवा मालिक की ओर से कुछ गुस्सा निकाल रहे हों। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। शायद इसलिए कि मोहित की नज़र बहुत तीव्र थी, ज़ारा को यह महसूस हुआ और उन्होंने उनकी दिशा में देखने के लिए मुड़ी। मोहित इतने डर गए कि वह तुरंत स्थल के केंद्र को देखने के लिए मुड़े, जहां वार्म अप गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी थीं। संगीत ठंडा और भयानक था। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि स्टूडियो में इतने सारे जीवित लोग सांस ले रहे थे, तो ज़ारा ने सोचा होता कि वह नर्क में थीं। आत्मा भक्षण ब्यूरो का संगीत सराहना बहुत अच्छा नहीं था। यह नीलामी कैसे थी? ये नर्क में बुरी आत्माओं की बैठक होनी चाहिए। शुभ संध्या सभी। नीलामी आधिकारिक तौर पर 1 मिनट में शुरू होगी। आज पवित्र ब्यूरो तुम्हारे लिए सभी सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती पवित्र दवा लाएगा। वे सभी संत घाटी चिकित्सा के प्रसिद्ध दवा मास्टरों द्वारा उत्पादित हैं और हमारा पवित्र ब्यूरो तुम्हारे लिए सबसे निष्पक्ष और सबसे किफ़ायती कीमतें लाएगा। ठीक है, बाहरी लोग नहीं जानते कि तुम किस तरह की बुरी ज्ञान जाल हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे लोग नहीं जानते? चूंकि तुम एक वेश्या बन गए हो, स्मृति मेहराब स्थापित करने का सपना मत देखो। हम सभी जानते हैं कि तुम किस तरह के लोग हो। संत घाटी चिकित्सा के बारे में बात मत करो। तुम योग्य नहीं हो। जल्दी करो और व्यवसाय पर आओ, समय बर्बाद करना बंद करो। एक काले मास्क पहने मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने अशिष्टता से कहा। उन्होंने इस नीलामी को गंभीरता से नहीं लिया और उनकी आंखें तिरस्कार और घृणा से भरी थीं। यश व्यंग्यात्मक कुछ कहना चाहते थे, लेकिन पुरुष ने उन्हें हरा दिया। उन्होंने पुरुष पर नजर डाली और रुचि से हंस पड़े। इस सहकर्मी का गुस्सा हमेशा की तरह बुरा है। अगर वह आत्मा भक्षण ब्यूरो को पसंद नहीं करता है तो वह यहाँ नीलामी में भाग लेने क्यों दौड़कर आया? ज़ारा ने त्योरी चढ़ाई और सोचा, फिर धीरे धीरे अंदाज़ा लगाया, शायद आत्मा भक्षण ब्यूरो के पास कुछ मजबूत है। ज़ारा ने सही अंदाज़ा लगाया। आत्मा भक्षण लोगों ने इस बार इतना बड़ा कदम उठाया था, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर होगी। आज यहाँ अधिकांश लोग इसके लिए थे। चूंकि औषधालय सहकर्मी ने ऐसा कहा है, तो चलो घुमा फिराकर बात नहीं करते। मैं इस पल घोषित करता हूं कि नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। मेज़बान की छोटी आंखों में क्रूरता का एक संकेत चमका, लेकिन वे अधिक उत्साहित थे। मोहित भी बहुत उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका भाग्य इतना अच्छा होगा, और उन्हें वह मिला जो वह चाहते थे। संत घाटी चिकित्सा की चीज़ें उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकती हैं। नीलामी शुरू हो गई थी। दवाओं और औषधीय सामग्रियों का पहला समूह सभी अपेक्षाकृत मामूली था। उन्हें दुर्लभ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उन्हें बाजार में पाना मुश्किल था। वे कुछ दवासाजों के लिए औषधीय सामग्रियों को ढूंढना आसान बनाने के लिए ये कर रहे थे। ज़ारा आधी कहानी सुनकर उबने वाली थीं। उन्होंने सोचा था कि यह उबाऊ होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना उबाऊ होगा। देखने के लिए एक भी दवा या औषधीय जड़ी बूटी नहीं थी। लेकिन अगले सेकंड में ज़ारा को स्वीकार करना पड़ा कि वह थोड़ी हैरान थीं। आश्चर्य के बाद वह निःशब्द थीं। माननीय मेहमानों, मंच पर अगली चीज़ आज हमारा सबसे बड़ा आश्चर्य है। हरे पोशाक वाली बुद्ध हाथ गोली। ये संत घाटी चिकित्सा के पुराने घाटी मास्टर मिस्टर जो यान के प्रिय शिष्य, प्रतिभाशाली दवासाज लाव है। हरे रंग में पवित्र युवती द्वारा बहुत प्रयास के बाद बनाई गई थी। दुनिया में केवल एक थी, और ये दुर्लभ और कीमती थी। हरे पोशाक वाली पवित्र युवती ने एक बार कहा था कि यह बुद्ध हाथ गोली दुनिया में सभी पुरानी बीमारियों का इलाज कर सकती है। ज़ारा, मैं नहीं हूँ। मैंने नहीं किया। तुम बकवास कर रहे हो। मेज़बान का भावनात्मक भाषण केवल उन लोगों के दिल को हिला सकता था जो उद्योग को नहीं जानते थे, जैसे मोहित। मोहित का दिल उत्साह से तेजी से धड़क रहा था। मास्क के पीछे चील आंखों की जोड़ी इस पल चमक रही थी। उनका दिमाग, जिसे अभी भी साफ माना जाता था, मेज़बान के लंबे और थकाऊ परिचय में उनका ध्यान आकर्षित करने वाले मुख्य शब्दों पर तेजी से टिका। संत घाटी चिकित्सा, प्रतिभाशाली दवासाज, हरे पोशाक वाली पवित्र युवती, हरे पोशाक वाली बुद्ध हाथ गोली, सभी पुरानी बीमारियों का इलाज।
क्या ये वही चीज़ें नहीं थीं जिन्हें मो फैमिली ढूंढ रहा था? ये पता चला कि उन्हें चक्कर लगाने के बाद इतनी आसानी से ढूंढा जा सकता था। मोहित ने अपने सूखे होंठ चाटे, उनकी आंखें प्रदर्शनी मंच पर एक उत्कृष्ट बॉक्स में बुद्ध हाथ गोली पर सीधे टिकी थीं। यश को मुड़ने की भी जरूरत नहीं थी कि उनकी छोटी जूनियर सिस्टर इस पल बहुत निःशब्द स्थिति में होंगी। उन्होंने मंच पर मेजबान को देखा, जो नीलामी की शुरुआत चिल्ला रहा था, और सीधे बाधित किया, रुको। यश की गहरी आवाज़ दबाव से भरी थी और स्थल एक पल के लिए शांत हो गया। मेजबान ने यश को देखा और उन्हें आंकने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ीं। जब वह शानदार ढंग से पहने हुए थे और उनमें एक असाधारण आभा थी तो उनके चेहरे पर कुछ सम्मान दिखाई दिया। ये सज्जन क्या करना चाहते हैं? कृपया हमारी नीलामी प्रक्रिया को बाधित न करें, ठीक है? बहुत सारे माननीय मेहमान इस पवित्र दवा का इंतजार कर रहे हैं। यश की आंखें मास्क के पीछे ठंडी हो गईं जैसे उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, तुमने अभी कहा कि दवा मास्टर क्यूई ने ये गोली बनाई। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जहां तक मुझे पता है, पवित्र युवती क्यूई आधे साल से अधिक समय से बंद दरवाजा साधना में है, और संत घाटी चिकित्सा का रसायन विज्ञान भट्टी कुछ महीनों से बाहर है। तुम्हें ये बुद्ध हाथ गोली कहाँ से मिली? जैसे ही यश बोले, उन्होंने एक पल के लिए सोचा। फिर, जैसे उन्हें कुछ समझ में आया हो, उन्होंने हैरान होने का ढोंग किया और कहा, तुम्हारा आत्मा भक्षण ब्यूरो पवित्र युवती क्यूई की प्रतिष्ठा का उपयोग प्रचार पैदा करने के लिए नहीं कर रहा है ना? क्यूई ने ये बुद्ध हाथ गोली नहीं बनाई, लेकिन तुमने इसे एक असली चीज के रूप में पारित करने की कोशिश की और सभी को धोखा देने के लिए घटिया गुणवत्ता का उपयोग किया। क्या मैं सही हूँ? ज़ारा ने स्थल के आसपास बॉडीगार्ड को देखा जो सभी उन्हें देख रहे थे, इसलिए उन्होंने शांत ढंग से प्रतिध्वनित किया, हाँ। अगर आत्मा भक्षण ब्यूरो साफ नहीं समझा सकता, तो क्या इसका मतलब है कि मेरे भाई सही हैं? तुम सभी झूठ बोल रहे हो। मुझे भी लगता है कि वे दोनों सही हैं। अप्रसन्न सहकर्मी ने ज़ारा और यश पर तिरछा नजर डाला, फिर सिर हिलाया और एक गहरी आवाज में कहा, सामने इतनी सारी चमकीली नीलामी आइटम हैं। भूल जाओ। हालांकि यह आइटम संत घाटी चिकित्सा की पवित्र युवती से संबंधित है, इसलिए हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। तुम बस नहीं कह सकते कि यह सच है। क्या तुम्हारे पास मुहरें और हस्तलिखित पत्र हैं? मोहित ने अजीब अभिव्यक्ति के साथ जैन फैमिली की चौथी युवा मिस और जिस पुरुष को वह भाई बुलाती थी, उन्हें देखा। उनका दिमाग तेजी से घूमना शुरू कर दिया। मोहित का अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि शायद मिस ज़ारा का आज यहाँ आने का उद्देश्य परेशानी पैदा करना था। मेज़बान सवाल से दंग था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई आत्मा भक्षण ब्यूरो के नीलामी स्थल पर परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, चेहरे पर मत मारो। हालांकि उनके कार्य स्पष्ट रूप से आत्मा भक्षण ब्यूरो का चेहरा जमीन पर फेंकना और इसे टुकड़ों में तोड़ना था, फिर सभी को उन पर थूकने के लिए खींचना था। वह इतनी घमंडी थी कि आत्मा भक्षण ब्यूरो का सम्मान बिल्कुल नहीं किया। मेज़बान शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही वह उन्हें डांटने वाला था, उसके पीछे किसी ने उसके कंधे पर दबाव डाला। उसने अपना सिर घुमाया और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, बॉस। वह व्यक्ति एक लंबा, मांसपेशी वाला पुरुष था। उसने अपने चेहरे पर एक बुरा भूत मास्क पहना हुआ था और उसके आसपास की आभा असाधारण और ठंडी थी। क्या इन दो युवा दोस्तों को हमारे आत्मा भक्षण ब्यूरो के साथ कुछ गलतफहमी है? तुम जानबूझकर हमारे स्थल के आदेश को क्यों बाधित कर रहे हो? शैतान मास्क पहने पुरुष ने उन्हें देखा और एक गहरी आवाज में पूछा। फिर उन्होंने उस सहकर्मी को देखा जो मेज़बान के साथ बहस कर रहा था, और ठंडे तरीके से कहा, मिस्टर हुआलुओ, तुम्हें शांत होना बेहतर होगा। आज उत्तरी शहर मनों में दाखिल मत होना और बाहर निकलने में असमर्थ होना। ज़ारा ने अचानक दिखाई दिए पुरुष को ठंडे ढंग से देखा। उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि उन्हें आज अपना लक्ष्य मिला है। वह आत्मा भक्षण ब्यूरो का बॉस था। ज़ारा खड़ी हो गईं और अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को क्रॉस किया, व्यंग्य से हंस रही थीं। हम सवाल और जवाब कर रहे थे। तुमने ये कैसे कहा कि हम जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे थे? क्योंकि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे, तुम्हें दोषी महसूस हुआ और तुमने खुद को दे दिया। कोई गलतफहमी नहीं है। ज़ारा ने शैतान मास्क वाले पुरुष को ठंडे तरीके से देखा, उनका स्वर आरामदायक और उदासीन था। हालांकि उनके शब्दों के पीछे का अर्थ 1,00,000 पाउंड वजन का लगता था, और घोल मास्क वाले पुरुष के पीछे का मेज़बान घबरा गया। यश भी खड़ा हो गया और उन्हें ठंडे तरीके से देखा। वह ज़ारा के बगल में खड़ा था और कड़ाई से कहा, ये लोग केवल धोखा देने के आदी कूड़ेदानों का एक समूह हैं। बहन, तुम्हें उनके साथ इतना शिष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यश बोला, वह आगे बढ़ा और सीधे शैतान मास्क वाले पुरुष को देखा। उन्होंने कड़ाई से कहा, अगर तुम क्यूई के नाम का उपयोग लोगों को धोखा देने के लिए चाहते हो, तो तुम्हें पहले संत घाटी चिकित्सा से नहीं पूछना चाहिए। ये सुनकर शैतान मास्क वाले पुरुष ने आश्चर्य में पूछा, तुम संत घाटी चिकित्सा से हो? तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? जैसे ही वह बोला, उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया ताकि आसपास के बॉडीगार्ड को करीब आने का संकेत दे सके।
फिर उसने चिल्लाया, तुम लोग बहुत जल्दी आए। लेकिन क्या हुआ? मैंने आज उत्तरी शहर मनों में इतने सारे बॉडीगार्ड व्यवस्थित किए हैं। मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत। शैतान मास्क वाले पुरुष की अचानक जोरदार हंसी मोहित की आंखों में एक धोखा लगती थी। जब उन्होंने संत घाटी चिकित्सा शब्दों का उल्लेख किया तो उनकी दोषी अंतरात्मा छिपा नहीं सकी लगती थी, और शैतान मास्क वाले पुरुष ने खुद भी इसकी उम्मीद की लगती थी। ये स्पष्ट था कि भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग में नियम संत घाटी चिकित्सा द्वारा तय किए गए थे। संत घाटी के काम करने के सामान्य तरीके के साथ वे एक अनियंत्रित और अशोभनीय पुरुष को इससे बचकर निकलने की अनुमति कैसे देंगे? तो जैसा कि उन्होंने इच्छा की थी, संत घाटी चिकित्सा ने यहाँ जांच करने और उन्हें पकड़ने के लिए लोगों को भेजा था। विशाल स्थल में माहौल जो एक पल पहले शांत और चुप था, अचानक तनावपूर्ण और खतरनाक हो गया। प्लेटफॉर्म के विपरीत सीटिंग एरिया में लोग भी हलचल मचाना शुरू कर दिया। दो परेशानी पैदा करने वाले ज़ारा और यश इतने सारे बॉडीगार्ड के सामने घबराए नहीं। वे आत्मा भक्षण ब्यूरो के लोगों से भी अधिक आरामदायक और शांत थे। ज़ारा ने शैतान मास्क वाले पुरुष पर नज़र डाली, फिर मुनी और अपने वरिष्ठ भाई के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। उन्होंने आज आत्मा भक्षण ब्यूरो के लोगों के साथ लड़ने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अब जब तनाव स्थापित हो गया था तो उन्हें एक टुकड़े में भागने देना अच्छा नहीं था। अगर उन्होंने उसे आज जाने दिया तो उसे फिर से पकड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें उसे आज रात नीचे उतारना पड़ा। मोहित पीछे बैठे थे, उनकी अभिव्यक्ति बदल रही थी जैसे उन्होंने ज़ारा और यश को चलते हुए देखा। उनके दिल में एक योजना थी। अगर जैन फैमिली की चौथी बेटी और वह पुरुष जो कह रहे थे वह सच था, तो आत्मा भक्षण ब्यूरो के हाथों में बुद्ध हाथ गोली सबसे अधिक संभावना बस एक कवच थी। आत्मा भक्षण ब्यूरो संत घाटी चिकित्सा का दुश्मन होने की संभावना थी, और संत घाटी चिकित्सा आत्मा भक्षण ब्यूरो और मास्टरमाइंड को सजा देना चाहती थी। इस तरह सोचते हुए आत्मा भक्षण ब्यूरो और बुद्ध हाथ गोली अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब ज़ारा और उस पुरुष और संत घाटी चिकित्सा के बीच रिश्ता था। तुम एक डरपोक हो। तुम संत घाटी की पीठ के पीछे इस काली दवा के व्यवसाय को चलाने की हिम्मत कैसे करते हो? ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें ज्यादा आंका है, यश ने व्यंग्य से कहा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने शरीर पर सूट जैकेट उतार दिया। ये कपड़े उनकी जूनियर सिस्टर ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए चुने थे। जब वे बाद में लड़ेंगे तो उन्हें इसे गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे ही यश बोला, उन्होंने अपनी बाएं तर्जनी उंगली से शैतान मास्क वाले पुरुष की ओर इशारा किया। तुम आज नहीं जा सकते। अगर तुम आज्ञाकारिता से आत्मसमर्पण करते हो तो तुम शायद कम पीड़ा सह सकते हो। जब शैतान मास्क वाले पुरुष ने यह सुना तो उन्होंने जानबूझकर चिल्लाया, बड़ी बातें कहना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि संत घाटी के रसायनज्ञ एक साथ 100 लोगों से निपट सकते हैं? यह मेरा इलाका है। ज़ारा हंस पड़ी और अपनी काली हाई हील्स उतार दीं। उन्होंने एक आरामदायक स्वर में कहा, ओह, तो चलो कोशिश करते हैं। पुरुष ने उन दोनों को देखा, शांत ढंग से लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने बगल के लोगों को इशारा किया, जाओ, उन्हें रोको। शैतान मास्क वाले पुरुष के आसपास काले शर्ट पहने बॉडीगार्ड काले कौवों के एक झुंड की तरह थे, ज़ारा और यश पर दहाड़ रहे थे। ज़ारा के आज के गाउन के किनारे बड़े और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े से बने थे। जैसे ही पोशाक की पूंछ झूल रही थी, यह एक खिलते हुए लाल फूल की तरह था जिसने उनके सभी कदमों को रोक दिया। उनकी पतली उंगलियों ने धीरे से पोशाक के किनारों को दोनों किनारों पर उठाया और उन्होंने अपनी ओर भागती भीड़ पर दबाव डाला। सामने के बॉडीगार्ड को ज़ारा की हरकतों को देखने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह पहले ही 3 मीटर दूर जमीन पर फेंक दिया गया था। इस लात की ताकत ने शैतान मास्क वाले पुरुष और हुआ लुओ नामक दवासा सहित कई लोगों को डरा दिया। ज़ारा के कदम हल्के और चंचल थे और वह शक्तिशाली थीं। एक और शक्तिशाली लात के बाद उन्होंने अपने सामने के 2 बड़े पुरुषों को बाहर फेंक दिया और मुड़ी। उन्होंने एक सुंदर और भव्य चेन किक से सीधे 5 या 6 बॉडीगार्ड को नीचे गिरा दिया। ये लड़ने की ताकत पहले ही साधारण लोगों की समझ से परे थी। ये तो छोड़ो कि उन्होंने आज उत्कृष्ट पोशाक पहनी हुई थी जिसे प्रदर्शित करना आसान नहीं था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, लेकिन उनकी लात की ताकत एक बिट भी कम नहीं हुई। जैसे ही ज़ारा लड़ी, वह मुड़ने और यश को निर्देश देना नहीं भूली, वरिष्ठ, उन्हें पकड़ना अधिक महत्वपूर्ण है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कवर करूंगी। यश ने भी लगातार 4 से 5 लोगों को बाहर फेंक दिया था। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। जैसे ही वह बोले, वह तेजी से मंच पर चले, बॉडीगार्ड के हमले से बचने के लिए बगल में घूमे और सीधे शैतान मास्क वाले पुरुष की ओर गए। ज़ारा भी बीच में शैतान मास्क वाले पुरुष के करीब आ रही थी। हालांकि जब उन्होंने मोहित की आवाज़ सुनी तो वह दंग थी। चौथी मिस, लाठी पकड़ो। फिर, इससे पहले कि ज़ारा प्रतिक्रिया भी कर पाती, मोहित ने अपने हाथ में धातु की छड़ उन पर फेंक दी। वह जानते थे कि ज़ारा इसे पकड़ने में सक्षम होंगी।
ज़ारा ने पलटकर इसे सहज रूप से लिया। उन्होंने सहज रूप से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वह यहाँ है? मोहित ने अपना शरीर नीचे किया और एक बॉडीगार्ड की लाठी से बचे। उन्होंने क्षैतिज रूप से अपनी कोहनी मारी और उनके हाथ से एक और लोहे की छड़ पकड़ी। ज़ारा का सवाल सुनने के बाद मोहित एक पल के लिए चुप थे, इससे पहले कि उन्होंने कहा, युवा मास्टर के लिए दवा ढूंढने के लिए, या बल्कि संत घाटी चिकित्सा का पता लगाने के लिए। ज़ारा की बॉडीगार्ड के साथ लड़ाई नहीं रुकी। वह जानती थी कि अब बात करने का समय नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में धातु की छड़ से कई लोगों को नीचे गिराने के बाद उन्होंने एक शांत आवाज में कहा, हम बाद में इस पर बात करेंगे। खुद की रक्षा करो। जैसे ही वह बोली, उन्होंने यश और शैतान मास्क वाले पुरुष को कुछ कदम दूर देखा। उनके वरिष्ठ भाई पहले ही मास्क पहने पुरुष के साथ लड़ रहे थे। उन्हें जाकर उनकी मदद करनी पड़ी। जब मास्क पहने पुरुष ने ज़ारा को अपनी स्कर्ट झुलाते हुए करीब आते देखा तो वह पहले ही टूट चुके थे। उन्होंने गुस्से से चिल्लाया, तुम किस तरह का राक्षस हो? संत घाटी चिकित्सा में ऐसा शक्तिशाली लड़ाकू कब से था? यश ने अपना हाथ उठाया और मास्क पहने पुरुष को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आसपास के बॉडीगार्ड से निपटना मुश्किल था। यश ने अपनी ताकत वापस ली और एक लोहे की छड़ से बचे, फिर मुड़े और पुरुष को लात मारकर दूर फेंक दिया। उन्होंने शैतान मास्क वाले पुरुष को ठंडे ढंग से देखा और कहा, अगर तुम्हें पता होता कि यह होगा तो तुमने ये क्यों किया? मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने और सजा मांगने के लिए मेरे साथ संत घाटी चिकित्सा वापस जाने की सलाह देता हूँ। अन्यथा मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी। शैतान मास्क वाला पुरुष बॉडीगार्ड के पीछे छिप रहा था। जब उन्होंने यश के शब्द सुने तो उन्होंने अपराधी महसूस करते हुए कुछ गहरी सांसें लीं। उन्होंने फैसला किया कि वह आज संत घाटी चिकित्सा के लोगों को उन्हें पकड़ने नहीं देंगे। अगर वह पैदा हुए तो वह वापस नहीं जा पाएंगे। ज़ारा ने कुछ बॉडीगार्ड को देखा जो उनका विरोध करने की कोशिश कर रहे थे और तिरस्कार में हंस पड़ी। तुम्हारा बॉस तुम्हें कितना भुगतान कर रहा है? क्या ये तुम्हारे जीवन को जोखिम में डालने के योग्य है? तुम पहले ही ऐसे हो और अभी भी अंतिम संघर्ष करने के बारे में सोच रहे हो। बॉडीगार्ड में से एक की आंखें खून से लाल थीं। उन्होंने ज़ारा पर चिल्लाया, छोटी बिच, अगर तुम में क्षमता है तो मार। एक भारी दबी हुई आवाज के बाद बॉडीगार्ड खून के एक तालाब में गिर गया। ज़ारा ने गोली के स्रोत को देखने के लिए वापस मुड़ी और दंग थीं। अगर वह चौंक गई थी जब उन्होंने पहली बार मोहित को देखा, तो जब उन्होंने मोहित को प्रवेश द्वार पर एक बंदूक पकड़े हुए बैठे देखा तो ज़ारा चौंक गई और भ्रमित थीं। उन्हें यहाँ तक कि थोड़ा अपराधी महसूस हुआ। मोहित ने अपनी कलाई नीचे की और बंदूक का ठंडा नोक नीचे किया। आसपास के बॉडीगार्ड को देखने के बाद उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, और कौन मरना चाहता है? बस मुझे सीधे बताओ। मोहित के शरीर से एक भीषण ठंडी आभा निकल रही थी, जिससे वह नर्क के सबसे शक्तिशाली मौत के देवता की तरह लग रहे थे। मौत का ठंडा और निर्दयी संदेशवाहक। जब ज़ारा और अन्य लोगों ने चाल चलना शुरू किया तो स्थल में अन्य लोग पहले ही पागलपन में भाग चुके थे। अब इस विशाल स्थल में केवल ज़ारा और यश, शैतान मास्क वाले पुरुष के अधीनस्थ और बॉडीगार्ड और मोहित थे, जो ज़ारा के पीछे खड़े थे और अपने युवा मास्टर को देखकर हैरान थे। युवा मालिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहित तेजी से आगे बढ़ा और स्पष्टता से कहा। एक दर्जन से अधिक सशस्त्र बॉडीगार्ड मोहित के पीछे से तेजी से बाहर निकले। जिस क्षण वे दौड़कर आए, उन्होंने शैतान मास्क वाले पुरुष के सभी अधीनस्थों और बॉडीगार्ड को नियंत्रण में ले लिया। शैतान मास्क वाले पुरुष के कुछ बॉडीगार्ड जो अभी भी खड़े थे, उन्होंने हथियार फेंक दिए और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया जब उन्होंने पूरी तरह से सशस्त्र विरोधियों को देखा। शैतान चेहरे वाला पुरुष इस दृश्य से चौंक गया लगता था। अविश्वास में उसने ज़ारा और यश से कहा, संत घाटी के तरीके वास्तव में प्रभावशाली हैं। तुमने मुझे पकड़ने के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया। जैसे ही वह बोला, उसने मोहित को देखा जो धीरे धीरे एक व्हीलचेयर में करीब आ रहा था, और ठंडे तरीके से कहा, तुम कौन हो? तुमने बंदूक से किसी को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि एच सिटी के पुलिस स्टेशन में मेरे लोग हैं? अगर तुम मरना चाहते हो तो संत घाटी चिकित्सा के लोगों को मुझे पकड़ने में मदद करो। संत घाटी चिकित्सा। शैतान मास्क वाले पुरुष के शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द को पकड़ते हुए मोहित की अभिव्यक्ति ठंडी थी। स्थिति देखकर मोहित झुका और जल्दी से समझाया, युवा मालिक, मैंने संत घाटी चिकित्सा के बारे में कुछ चीज़ें पता लगा ली हैं। चौथी महिला का संत घाटी चिकित्सा के साथ एक करीबी रिश्ता है। मोहित के युवा मास्टर ने यह भी महसूस कर लिया था कि स्थल के बीच में लाल पोशाक में मास्क वाली महिला जैन फैमिली की चौथी बेटी थी। अन्यथा वह बॉडीगार्ड पर गोली क्यों चलाते जब वह ज़ारा के प्रति अशिष्ट था? इसलिए मोहित ने सीधे ज़ारा को बेपर्दा कर दिया। हालांकि उन्हें उनकी पहचान की पुष्टि करने का समय नहीं मिला था, उनके अंतर्ज्ञान ने पहले ही उन्हें जवाब दे दिया था। ज़ारा का दिल सतर्क था। दूरी में यश के साथ एक नज़र का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने असहाय ढंग से अपने हाथ में लोहे की छड़ छोड़ दी।
वह मोहित को देखने के लिए वापस मुड़ी और एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने मुझ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था? मोहित की गहरी आंखों में कई जटिल और अस्पष्ट भावनाएं चमक गईं। उन्होंने ज़ारा को कुछ बार साइज आंका और उनकी आंखें, जिन्हें कोई नहीं पढ़ सकता था, आखिरकार ज़ारा की नंगी टखनों पर पड़ीं। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर ज़ारा के करीब की। ज़ारा की पूछताछ भरी आंखों का सामना करते हुए वह हंस पड़े और कहा, क्या तुम्हारे पैर ठंडे नहीं हैं? तुम लड़ाई के लिए अपने जूते भी नहीं पहनती। ज़ारा दंग थीं। उन्हें मोहित के अजीब फोकस पर थोड़ा निःशब्द महसूस हुआ। उन्हें लगा कि मोहित के पास उनके लिए बहुत सारे सवाल होने चाहिए। वह भी बहुत उत्सुक थीं कि वह यहाँ क्यों थे, और वह संत घाटी चिकित्सा में इतने उत्सुक क्यों थे। मोहित को स्थिति पर जासूसी करने के लिए भेजना पर्याप्त नहीं था और उन्होंने उनका पीछा किया। क्या वह इस नीलामी को जीतने के लिए निर्धारित थे? ज़ारा चीज़ों को ज़्यादा सोच रही थीं। मोहित को आत्मा भक्षण बयूरों की नीलामी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। मोहित ने उन्हें नहीं बताए बिना खुद ही कार्य किया था। मोहित यहाँ इसलिए थे क्योंकि मोहित आज दोपहर बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कि उस जगह के चारों ओर घूमकर ललिता को फिर से पूछताछ की जहाँ वह बंद थीं। क्या इसने साबित नहीं किया कि मोहित उनसे कुछ छिपा रहे थे? इसके अलावा यह आत्मा भक्षण बयूरों और फार्मास्यूटिकल उद्योग से संबंधित था। उन्हें बस अपने विचारों को थोड़ा सुलझाना पड़ा और वह मोहित के विचारों का अनुमान लगा सकते थे। अंत में उन्होंने ज़ारा को यहाँ देखा। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। वह स्थल के बाहर एक लग्जरी कार में बैठे थे, सर्वेलांस वीडियो देख रहे थे जिसे उनके अधीनस्थ ने उन्हें सौंपा था। ज़ारा अपनी लाल पोशाक में बॉडीगार्ड के समूह में दौड़कर आई थीं। ऐसा नहीं लगता था कि वह लड़ रही थीं, बल्कि वह अधिक सुंदर नृत्य कर रही थीं। वह उनकी लड़की थीं, जो हमेशा उन्हें सभी प्रकार के आश्चर्य ला सकती थीं। इसलिए मोहित कभी किसी को उन्हें चोट पहुंचाने या अपमानित करने की अनुमति नहीं देंगे। खून के एक तालाब में लेटा हुआ बॉडीगार्ड सबसे अच्छा संदर्भ था। ज़ारा ने मोहित को देखा और लंबे समय तक चुप रहीं। फिर उन्होंने त्योरी चढ़ाई और उन्हें घूरकर फिर से पूछा, तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उनके दिल में घबराहट की भावना, जहां उनका अवतार टुकड़ों में टूट गया था, गायब हो गई थी। ज़ारा के दिल में एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान था। उन्हें लगा कि भले ही मोहित को अब उनके सभी रहस्यों के बारे में पता हो, वह उन्हें नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। मोहित भरोसेमंद लगते थे, है ना? ज़ारा ने खुद से पूछा। ये भावना असाधारण थी। अगर वह इसे अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित करती तो ये किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करने की एक स्पष्ट भावना थी, जैसे बहुत ज़्यादा जू होना और नहीं काटना। अगर ज़ारा खुद को मोहित की जगह रख सकती थी तो उनके विचार और भावनाएं बहुत स्पष्ट हो जाएंगे। इस तरह के व्यवहार को टूटे बर्तन को तोड़ना और उसे फेंक देना नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि इसके बजाय दुलार किए जाने के कारण निडर या अभिमानी होना चाहिए। मोहित का ज़ारा के लिए स्नेह का विस्तार उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। भले ही ज़ारा अचानक एक अक्षम्य हत्यारा बन जाती, मोहित शायद उन्हें पसंद करना जारी रखेंगे। हालांकि वह उन्हें बंद कर देंगे, उन्हें एक ऐसे डोमेन में बंद कर देंगे जो केवल उन्हीं का था। केवल वही उन्हें देखने और उन्हें महसूस करने में सक्षम होंगे। मोहित की आंखें ज़ारा को देखते हुए एक अजीब अधिकार भाव से भरी थीं। हालांकि उन्होंने इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाया कि धीमी बुद्धि वाली ज़ारा ने इसे नोटिस नहीं किया। ज़ारा के पास बहुत सारे रहस्य थे। वह बहुत उत्कृष्ट थी और यह मोहित की उनके बारे में अपेक्षाओं से अधिक था। नियंत्रण का ये नुकसान मोहित को अचानक शक्तिहीनता और नुकसान की भावना महसूस कराया, जैसे वह कभी ज़ारा को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि वह ज़ारा को ऐसी अजीब और जटिल अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं? यह अच्छा है, हम आदान प्रदान करेंगे। मोहित ने अपने दिल में जटिल भावनाओं को दबाया और ज़ारा से बात करते हुए हंस पड़े। ज़ारा को अब उनकी पहचान उजागर होने की शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने अधिक आराम महसूस किया। उन्होंने इसके बारे में सोचा और धीरे से जवाब दिया, ज़रूर। मोहित ने मोहित और ज़ारा के बीच बातचीत देखी और राहत की एक सांस ली, जैसे एक विशाल चट्टान नीचे रख दी गई थी। उन्होंने सोचा कि जैन फैमिली की चौथी बेटी का संत घाटी चिकित्सा के साथ एक करीबी रिश्ता होना चाहिए। युवा मास्टर के साथ उनके रिश्ते के साथ उन्हें युवा मास्टर को संत घाटी चिकित्सा से परिचय कराने और प्रसिद्ध हरे पोशाक वाली औषधालय महिला को ढूंढने के लिए कहना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि जैन फैमिली की चौथी युवा मिस ठंडी लगती थी, उन्हें अभी भी गहराई में बहुत दयालु होना चाहिए, मोहित ने सोचा। भले ही यश स्थिति से अनजान थे, वह ज़ारा और इस पुरुष के बीच बातचीत से अनुमान लगा सकते थे कि वे दोस्त थे न कि दुश्मन। उन्होंने राहत की एक सांस ली और अपने हथियारों से उन्हें वशीभूत करने वाले सहयोगियों को देखा। उन्हें लगा कि वास्तविक लोगों का आसपास होना अच्छा था। यह उनके लिए लंबे समय तक कड़ी लड़ाई लड़ने से बेहतर था। मोहित ने स्थल के अनुवर्ती कार्य को साफ करने की पहल की। उन्होंने युवा मास्टर के शांत चेहरे को देखा और उनके दिल में एक हल्की असहजता महसूस की।
यश ने मास्क पहने पुरुष को कार में फेंक दिया। मो फैमिली ने कुछ नहीं कहा, शायद ज़ारा के कारण। उन्हें अभी भी लगा कि व्हीलचेयर में पुरुष उनकी छोटी बहन के साथ बहुत अलग व्यवहार करता था। उत्तरी शहर मनो का रात का दृश्य बहुत अच्छा है। अगर रात में तापमान इतना कम नहीं होता तो यह और भी बेहतर होगा, ज़ारा ने आंगन में बेंच पर बैठते हुए सोचा। अगले सेकंड एक पुरुष की सुगंध और शरीर की गर्मी वाला एक कोट उनके कंधे पर रखा गया। ज़ारा ने सहज रूप से नीचे देखा और अपने पीछे मोहित की व्हीलचेयर देखी। उन्होंने अपने हाथ से कोट पकड़ा और धीरे से धन्यवाद कहा। मैं यहाँ संत घाटी चिकित्सा के बारे में सुराग ढूंढने आया हूँ। मेरा परिवार उन्हें लंबे समय से ढूंढ रहा है और केवल उनके पास मेरे पैर का इलाज करने का एक तरीका है। मोहित वास्तव में अपनी बात पर टिकने वाले पुरुष थे। उन्होंने ज़ारा को समझाने की पहल की जब उन्होंने कहा कि वे जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। जब उन्होंने दूर यश की नज़र देखी, मोहित को अचानक उनके दिल में सावधानी का एक निशान महसूस हुआ। उन्होंने झूठे ढंग से पूछा, जिस पुरुष के साथ तुम अभी लड़ रही थी वह कौन था? क्या तुम मुझे बता सकती हो? और तुम यहाँ क्यों हो? ज़ारा ने त्योरी चढ़ाई और उन्हें ऊपर देखा। आखिरी कुछ सवालों का पहले कुछ सवालों से क्या लेना देना है? साथ ही तुम्हें किसने बताया कि संत घाटी चिकित्सा तुम्हारी चोटों का इलाज कर सकती है?